तीसरे वीक के तीसरे लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इवैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट्स में जो हम देखने वाले हैं उसको मैं एक बार पहले समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हम जनरल इवैल्यूएशंस देखेंगे जो कि गुड आर्गुमेंट्स और बैड आर्गुमेंट्स के रूप में किया जाता है। फिर हम जो इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट्स किया जाता है, यानी कि जनरल इवैल्यूएशन से हम कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ेंगे और जो टाइप पढ़े हैं हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का, उनमें डिडक्टिव आर्गुमेंट्स किन किन पदों में इवैल्यूएट किया जाता है उसको देखेंगे। फिर जो डिडक्टिव आर्गुमेंट के बाद ये देखेंगे कि इंडक्टिव आर्गुमेंट किन किन पदों में इवैल्यूएट किया जाता है। वी इवैल्यूएट arguments for their quality and logicians keep themselves busy in this task all the time. We shall see what they suggest us about the quality of arguments in two ways: general evaluation of arguments and type specific evaluation of arguments. जनरल इवैल्यूएशन की बात करें तो इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गुड आर्गुमेंट्स, बैड आर्गुमेंट्स। जनरल इवैल्यूएशन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो टाइप विभाजन हमने सीखा उसको इग्नोर करते हुए हर प्रकार के आर्गुमेंट को आप इन पदों में, इन शब्दावली में इवैल्यूएट करने की बात कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि दिस आर्गुमेंट इज़ गुड और दिस आर्गुमेंट इज़ बैड। ऐसा बोलने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले टाइप को समझें। ये इवैल्यूएशन कोई टाइप स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक टाइप के लिए इवैल्यूएशन का ये टर्म है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से वी जनरली इवैल्यूएट आर्गुमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड आर्गुमेंट्स। गुड आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं? एन आर्गुमेंट इज कंसिडर्ड गुड इफ इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू एंड रीजनिंग इज डन करेक्टली। एक आर्गुमेंट को तब गुड आर्गुमेंट कहते हैं जब उसके जितने भी प्रीमिसेस हैं वो प्रीमिसेस ट्रू हों और साथ में उसमें जो रीज़निंग की गई है वो रीज़निंग करेक्ट हो। ये जो दोनों बातें अगर किसी आर्गुमेंट में आपको देखने को मिलती हैं तो आप उसको इवैल्यूएशन में उस आर्गुमेंट को कहते हैं कि ये आर्गुमेंट एक गुड आर्गुमेंट है। दो बातें हमने गुड आर्गुमेंट के लिए ज़रूरी देखी। पहला तो प्रीमिसेस ट्रू होने चाहिए, सभी प्रीमिसेस, एक दो प्रीमिसेस नहीं बल्कि सभी प्रीमिसेस ट्रू होने चाहिए। प्रीमिसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हमने क्लियर किया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों के ध्यान में होगा। तो ये जो प्रीमिसेस और कंक्लूजन है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। प्रीमिसेस वो स्टेटमेंट होते हैं जिनसे कंक्लूजन निकाला जाता है। कंक्लूजन वो स्टेटमेंट होता है जिसके बारे में ये क्लेम होता है कि ये आर्गुमेंट के बाकी स्टेटमेंट से डेराइव किया गया है। तो अगर प्रीमिसेस जितने भी हैं उस आर्गुमेंट में सभी के सभी ट्रू हैं और साथ में रीजनिंग करेक्ट की गई है तो हम कहते हैं कि आर्गुमेंट गुड है। लेकिन ये जो दोनों में से कोई एक भी शर्त अगर पूरी नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये आर्गुमेंट एक बैड आर्गुमेंट है। दो शर्तें जो थी, प्रीमिसेस सभी के सभी ट्रू होने चाहिए। अगर सभी प्रीमिसेस ट्रू नहीं हैं या सभी प्रीमिसेस फॉल्स हैं, कोई एक भी प्रीमिस फॉल्स है या सभी प्रीमिसेस फॉल्स हैं, इस कंडीशन में भी आर्गुमेंट को बैड कहेंगे। मान लीजिए सभी प्रीमिसेस ट्रू हैं लेकिन रीजनिंग ठीक नहीं की गई है, इस कंडीशन में भी हम आर्गुमेंट को कहेंगे कि ये एक बैड आर्गुमेंट है। तो बैड और गुड आर्गुमेंट की जो जनरल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी है उसको समझने के बाद ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि एज वी अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड whether reasoning is done correctly or not before recognizing its type, because deductive and inductive types have different standards of their correctness. A deductively invalid argument can be permissible as good argument if we took that argument to be inductive. See the following example: most of the men are mortal, therefore all men are mortal. The reasoning in this argument is deductively incorrect but inductively correct. So general criteria of evaluation is not that helpful. We need to do type specific evaluation. अभी हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने रखा,
एग्जाम्पल कुछ इस तरह का था कि बहुत सारे लोग मोर्टल हैं, बहुत सारे मनुष्य मरणशील हैं, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला इस प्रीमिस के आधार पे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य मरणशील हैं। इस प्रीमिस के आधार पे अगर कुछ इस प्रकार का कंक्लूजन निकालें, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये जो आर्गुमेंट बनेगा, इस आर्गुमेंट को हम दो प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं। हम इसको एक इंडक्टिव आर्गुमेंट की तरह भी देख सकते हैं, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट की तरह भी देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशंस किसी भी आर्गुमेंट का कभी कभी बहुत सारे आर्गुमेंट्स हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनका इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं कि हम उसको डिडक्टिव की तरह ट्रीट करें या इंडक्टिव की तरह। बहुत सारे आर्गुमेंट्स जिनमें ये क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि वो डिडक्टिव है या डिडक्टिव। तो इस आर्गुमेंट को अगर किसी ने डिडक्टिव आर्गुमेंट की तरह ट्रीट किया तो ये जो आर्गुमेंट होगा वो सपोज करिए, चूँकि आपको जनरल इवैल्यूएशन करना है तो आप ये तो ध्यान ही नहीं देंगे कि ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव। मान लीजिए आपके अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में इस पे डिडक्टिव का क्राइटेरिया काम कर लिया और आपने ये सोचा कि नहीं, ये रीजनिंग करेक्ट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिडक्टिव का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये आर्गुमेंट में जो रीजनिंग की गई है वो इनकरेक्ट रीजनिंग है। और इस तरह से जो आप देख रहे हैं, अगर इंडक्टिव का क्राइटेरिया लगाते हैं तो इंडक्टिव का क्राइटेरिया लगाने पे ये रीजनिंग करेक्ट रीजनिंग होगी। तो हमने देखा कि दोनों टाइप के आर्गुमेंट्स के लिए अगर रीजनिंग के करेक्टनेस का क्राइटेरिया डिफरेंट है तो हमको ये जो गुड आर्गुमेंट और बैड आर्गुमेंट जो जनरल इवैल्यूएशन के टर्मिनोलॉजी हैं उसमें ये जो दूसरा हिस्सा था उसका प्रीमिसेस, सभी प्रीमिसेस के ट्रू होने के अलावा जो दूसरा हिस्सा था कि रीजनिंग करेक्ट होना चाहिए, वो करेक्ट रीजनिंग के डिसीजन में एक समस्या आ जाती है। तब तक हम वो करेक्ट रीजनिंग का डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं जब तक कि हम ये ना देख लें कि कोई आर्गुमेंट का टाइप क्या है, और आर्गुमेंट की टाइप समझने के बाद ही उसकी रीजनिंग के करेक्ट होने और इनकरेक्ट होने का निर्णय ठीक हम ले पाते हैं। तो इसलिए टाइप स्पेसिफिक जो हमारे इवैल्यूएशंस होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो टाइप स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स हैं वो डिडक्टिव टाइप के, डिडक्शन का जो टाइप है आर्गुमेंट्स का, उसमें जो इवैल्यूएशन होता है उसकी इवैल्यूएशन किन पदों में करते हैं और कब किसी आर्गुमेंट को वो पद असाइन करते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स आर इवैल्यूएटेड एज वैलिड और इनवैलिड। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जो इवैल्यूएट किए जाते हैं वो वैलिड और इनवैलिड के पदों में किए जाते हैं। इसी प्रकार से डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को वी ऑल्सो इवैल्यूएट देम एज साउंड और अनसाउंड। तो अनसाउंड और साउंड के टर्म में भी हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो कब वैलिड कहते हैं किसी आर्गुमेंट को, कब इनवैलिड कहते हैं, कब साउंड कहते हैं, कब अनसाउंड कहते हैं, इस बात को हम आगे समझते हैं। यहाँ पर भी जो वैलिडिटी है एक थोड़ा सा दुरूह कॉन्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि जो वैलिडिटी है वो एक फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है और फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स के साथ हम ऑल द टाइम डील करते तो हैं लेकिन कॉन्शियसली नहीं करते हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं हमारे सामने डील करने के लिए, चाहे दुनिया की चीज़ें हों चाहे लिंग्विस्टिक चीज़ें हों, हर चीज़ में फॉर्म और कंटेंट दोनों एक साथ रहते हैं। तो जो वैलिडिटी है उसका रिलेशन केवल फॉर्म से होने की वजह से वो हमारे लिए उतना इंट्यूटिव नहीं रह जाता है, उतना आसानी से समझने वाली बात नहीं रह जाती है। थोड़ा उसके लिए श्रम करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि वैलिडिटी को लेकर भी एक क्रूड अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से चलती है। इफ़ द प्रेमिसेस व्हेन ऑल ट्रू गारंटी द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट, then that deductive argument is called valid. This understanding of validity of deductive arguments captures only those deductive arguments as valid which have all true premises. But a deductive argument which does not have any true premises or have some false premise may also be valid. तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, असल में होता क्या है? असल में होता ये है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जो हमारे होते हैं उसके प्रीमिसेस फॉल्स भी हो सकते हैं, चाहे सभी प्रीमिसेस भी फॉल्स हो सकते हैं, एक प्रीमिस भी फॉल्स हो सकता है। तो ऐसे भी डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं जिनमें प्रीमिसेस का ट्रू होना नेसेसरी नहीं है। अब वैलिड आर्गुमेंट्स
और वो वैलिड भी होते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स जिनमें प्रीमिसेस ट्रू नहीं होते हैं, एक प्रीमिस या सभी प्रीमिस ट्रू नहीं होते हैं, फिर भी वो वैलिड होता है। तो ये जो वैलिडिटी है इसको अगेन मैं कहूँगा कि बड़े ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। इसको भी एक बहुत रनिंग वे में जैसे समझा जाता है, वो ये समझा जाता है कि अगर प्रीमिसेस ट्रू होने पर, ठीक है, जब वो ट्रू हैं, प्रीमिसेस सभी प्रीमिसेस जब वो ट्रू हैं, तो अगर कंक्लूजन के ट्रूथ की गारंटी देते हैं किसी आर्गुमेंट में, तो हम उसको कहते हैं कि वो वैलिड आर्गुमेंट है। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, बहुत स्ट्रिक्टली अगर प्रिसाइजली समझेंगे तब तो गलती नहीं होगी, लेकिन इसको अगर बहुत ध्यान दे के नहीं समझा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई वैलिड आर्गुमेंट तभी वैलिड होगा जब उसके प्रीमिसेस ट्रू हों। और इस गलती से बचने के लिए हम इस जो वैलिडिटी का आइडिया है उसको और भी सटीक तरीके से समझा जा सके, उसके लिए हम देखेंगे कि टू अंडरस्टैंड वैलिडिटी प्रॉपरली वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट एंड द कंटेंट ऑफ एन आर्गुमेंट। फॉर्म एंड कंटेंट क्या होता है, इसके लिए पहले हम एक जो हमारी सामान्य समझ है, ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी मदद लेते हैं और खुद से एक सवाल करते हैं, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट इन ऑर्डिनरी डिस्कोर्स। जब भी हम आम बोलचाल की भाषा में अन्य लोगों से बात करते हैं तो फॉर्म के बारे में भी बात करते हैं, कंटेंट के भी बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म के बारे में जब बोलते हैं तो क्या समझते हैं, ये जब आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे, कंटेंट कहा जाता है तो क्या समझते हैं। तो उसको मैं पहले ऑर्डिनरी डिस्कोर्स में किस तरह से लिया जाता है ये समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक वस्तु है जिसके कई हिस्से हैं, एक मशीन है जिसके मशीन या कोई डिज़ाइन है, कोई मान लीजिए टेबल ही है, एक टेबल या चेयर है, उसके हर चीज़ अपने कई कंपोनेंट से बनी होती है, कई हिस्सों से बनी होती है। तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच एक रिलेशन, उनके बीच हमेशा क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और उनका जो जुड़ना है वो आपस का रिलेशन कहलाएगा। तो एक वस्तु के एक किसी भी मशीन के, वस्तु के, थिंग के जिसके कि कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में किस वे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस वे ऑफ रिलेशन को, उस मोड ऑफ रिलेशन को ही हम कहते हैं कि ये आर्गुमेंट। कभी नहीं हम किसी थिंग या किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु या किसी मशीन, इस तरह की कोई भी एक कंपोजिट चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका फॉर्म क्या होगा। तो उसका फॉर्म उसके जो रेलेवेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो आए हुए कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स जिनसे वो मिलके बना है, पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो वो पार्ट्स आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उनके जुड़ाव का, उनके रिलेशन का जो मोड है वही कहलाता है कि ये इसका फॉर्म है। जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर का एक हिस्सा है, उसके जो पाए हैं और उसको जो उसको रोकने वाला और भी जो उसके पार्ट्स हैं, वो सब एक दूसरे से किस खास वे में जुड़े हुए हैं, किस खास ढंग से एक दूसरे से रिलेशनशिप रख रहे हैं, वो मोड ही कहलाता है कि वो उसका फॉर्म बता रहा है। इसके अलावा जो फॉर्म को बताने के लिए जो अभी हमने रिलेशंस की बात की, वो रिलेशन जिन चीज़ों के बीच में होता है, वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स, वो पार्ट्स कहे जाते हैं कि ये कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट और फॉर्म को हमने ऑर्डिनरी डिस्कोर्स में कैसे देखा जाता है वो समझा। अब हम चलते हैं कि आर्गुमेंट का फॉर्म क्या होता है और आर्गुमेंट का कंटेंट क्या होता है। फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट इज़ द मोड ऑफ द रिलेशन अमंग द रेलेवेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट आर्गुमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट आर्गुमेंट। जैसे हम ऑर्डिनरी डिस्कोर्स में समझते हैं किसी एक कंपोजिट थिंग के फॉर्म को, उसी प्रकार से आर्गुमेंट को भी एक कंपोजिट थिंग की तरह ले लीजिए, एक कई पार्ट्स से मिल के बना हुआ वस्तु की तरह ले लीजिए। फिर जब आप देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स या इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या क्या हैं, उन पार्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उन पार्ट्स के बीच फिर रिलेशन को समझते हैं कि वो पार्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और जो रिलेशन है उन पार्ट्स के बीच का। और ऐसा भी ध्यान देने की एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो दो तरह के पार्ट्स हो सकते हैं। कुछ पार्ट्स तो रिलेवेंट हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स इरेलेवेंट हो सकते हैं। तो जो रिलेवेंट पार्ट हैं वही दरअसल आर्गुमेंट का फॉर्म बनाएंगे, इरेलेवेंट पार्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं
आगे की जो स्टडी होगी हमारी सिलोजिस्टिक लॉजिक की, उसमें ये आइडिया और भी क्लियर होता जाएगा कि किस प्रकार से कुछ पार्ट्स इरेलेवेंट हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का फॉर्म बनाने के लिए उसके इरेलेवेंट पार्ट्स को इग्नोर किया जाता है और जो रेलेवेंट पार्ट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको कैप्चर किया जाता है। अगर आपने उस रिलेशन को समहाउ सामने ला दिया तो आप कह सकते हैं कि आपने उसके फॉर्म को सामने रख दिया। तो इसके कई तरीके होते हैं। अभी हम यही देखते हैं कि फॉर्म किसको कहते हैं। तो ये हमने समझा कि आर्गुमेंट का फॉर्म क्या होता है। अब देखते हैं कि आर्गुमेंट का कंटेंट किसको कहते हैं। व्हाट आर कॉल्ड कंटेंट्स ऑफ एन आर्गुमेंट। सो कंटेंट्स ऑफ एन आर्गुमेंट आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स among which those relations are exhibited that make arguments structure। आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर बनाने वाले जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन हमेशा कुछ चीज़ों के बीच होगा। तो वो चीज़ें जिनके बीच वो रिलेशन एग्जिबिट हो रहा है वो उसका कंटेंट कहे जाते हैं। इंटरेस्टिंगली फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ एन आर्गुमेंट आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर एंड इट वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ लॉजिक that correctness of deductive reasoning depends only on its form। डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसका करेक्ट होना और इनकरेक्ट होना बस एक चीज़ पे निर्भर करता है, ये दो चीज़ों में से, कंटेंट और फॉर्म में से। वो केवल हमारा जो करेक्टनेस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग है वो केवल फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट पे डिपेंड करता है, कंटेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे जो लॉजिक की हिस्ट्री है उसमें एक ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है। इस चीज़ को हमें ध्यान से अपने ध्यान में बिठा लेना चाहिए। चलिए फॉर्म को कैसे बाहर लाते हैं उसका एक तरीका देखते हैं और कैसे एक फॉर्म में कई आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इसको देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर दीज टू आर्गुमेंट्स। ऑल टाइगर्स आर मैमल्स, नो मैमल्स आर क्रीचर्स विथ स्केल्स, देयरफॉर नो टाइगर्स आर क्रीचर्स विथ स्केल्स। एक दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। ऑल स्पाइडर मंकीज़ आर एलिफेंट्स, नो एलिफेंट्स आर एनिमल्स, देयरफॉर नो स्पाइडर मंकीज़ आर एनिमल्स। दीज आर्गुमेंट्स शेयर द सेम फॉर्म। वो फॉर्म क्या है जिसको ये दोनों ही आर्गुमेंट्स शेयर कर रहे हैं। इसको बाहर लाने के लिए आप देख रहे हैं कि इनको देखकर भी आप ये बता सकते हैं कि दोनों देखने में सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन अगर इसको क्लियरली बताना हो कि इनका फॉर्म क्या है तो इसका तरीका ये है कि इनके जो कंटेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए किसी आर्बिट्रेरी सिंबल से। जब कंटेंट्स को आर्बिट्रेरी सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंटेंट चूँकि एलिमिनेट हो गया, कंटेंट के एलिमिनेशन के बाद आर्गुमेंट में बच क्या जाता है, तो आर्गुमेंट में केवल उसका फॉर्म बच जाता है। तो यहाँ पर अगर पहले आर्गुमेंट में हम टाइगर की जगह ए ले लें और मैमल की जगह बी ले लें और उसी तरह जो क्रीचर्स विथ स्केल्स हैं उसकी जगह सी ले लें, तो हमारे पास जो आर्गुमेंट बन के आएगा वो आर्गुमेंट जो इसको रिप्लेस करने के बाद जो बचेगा वो इस आर्गुमेंट का फॉर्म होगा और वो कुछ इस तरह होगा। ऑल एज आर बी, नो बी आर सी, देयरफॉर नो ए आर सी। इसी तरह से जो दूसरा हमारा आर्गुमेंट है उसमें स्पाइडर मंकीज़ के लिए ए ले लें, एलिफेंट्स के लिए बी ले लें और एनिमल्स के लिए सी ले लें अगर, तो जो हमारा आर्गुमेंट का फॉर्म एक्सट्रैक्ट होगा इसके रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारे कंटेंट्स हैं उनको आर्बिट्रेरी सिंबल्स से रिप्लेस करने के बाद जो फॉर्म हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरह होगा। ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, देयरफॉर नो ए आर सी। और दोनों के जब फॉर्म को हमने स्पष्ट किया आर्बिट्रेरी सिंबल से कंटेंट्स को रिप्लेस करके, तो हमने देखा कि ये जो दोनों आर्गुमेंट आपके सामने रखे गए थे वो दोनों ही एक ही फॉर्म शेयर करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ये आपसे चर्चा की थी कि वैलिडिटी इज़ अ फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आर्गुमेंट, मेनली डिडक्टिव आर्गुमेंट। Validity of a deductive argument is the characteristic of its form in the following way. If an argument is in such a form that there is no possibility for its any instance,  、  to have all true premises but a false conclusion, then the argument is valid.
एक आर्गुमेंट का फॉर्म जो होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी मूर्ति को बनाने वाला सांचा जो है, उस सांचे में बहुत सारी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। किसी भी चीज़ को ढालने वाला जो जितने सांचे होते हैं उनमें अलग बहुत सारे कंटेंट डाल के बहुत सारे उसमें उस सांचे में ढली हुई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो फॉर्म एक सांचे की तरह होता है, फॉर्म एक फॉर्मेट की तरह होता है। जैसे कि आप गूगल फॉर्म भरते हैं, तो गूगल फॉर्म में आप क्या करते हैं, एक फॉर्म को बहुत सारे लोग भर सकते हैं, अपना अपना कंटेंट उसमें भर सकते हैं। तो फॉर्म कुछ उसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग कंटेंट के साथ अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से एक आर्गुमेंट फॉर्म में आप जितने चाहें उतने, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बना सकते हैं। तो एक आर्गुमेंट फॉर्म कोई अगर आपके पास है, जैसे कि अभी एक आर्गुमेंट फॉर्म आपने थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें भी एक ही आर्गुमेंट फॉर्म में इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जो इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि एक आर्गुमेंट फॉर्म में जितने भी हम आर्गुमेंट्स बनाते हैं, उन सारे आर्गुमेंट्स को उस आर्गुमेंट फॉर्म का इंस्टेंस बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं। तो एक आर्गुमेंट फॉर्म में जो एक आर्गुमेंट बना वो एक दृष्टांत हुआ, एक इंस्टेंस हुआ। मान लीजिए उसी आर्गुमेंट फॉर्म में जो दूसरा आर्गुमेंट बना वो उसका दूसरा इंस्टेंस हुआ। इस तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब वैलिडिटी को समझने के लिए इस बात के इस आइडिया को लेकर चलना पड़ता है और इस आइडिया के टर्म्स में बात करके वैलिडिटी को समझा जाता है। मान लीजिए एक फॉर्म में जो इंस्टेंसेस बनाए जा रहे हैं, एक फॉर्म में जितने आर्गुमेंट्स बनाए जा रहे हैं वो सारे इंस्टेंसेस होंगे उस फॉर्म के, और वो जो इंस्टेंसेस हैं उस यानी कि जितने आर्गुमेंट्स उसमें बन रहे हैं एक फॉर्म में, उसमें से किसी भी आर्गुमेंट में अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स हैं, तो अगर एक फॉर्म ऐसा है जिसमें कोई भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है, जिसमें कि सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है, तब हम उस आर्गुमेंट फॉर्म को बोलते हैं कि ये आर्गुमेंट फॉर्म वैलिड है। अब मान लीजिए किसी आर्गुमेंट को जब वैलिड कहते हैं तब हम क्या मतलब समझते हैं, तो किसी आर्गुमेंट को वैलिड तभी कहते हैं जब वो आर्गुमेंट जिस भी फॉर्म में है वो फॉर्म वैलिड हो। और उस फॉर्म के वैलिड होने का मतलब होता है कि उस फॉर्म में एक भी ऐसा आर्गुमेंट, उस फॉर्म में एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं बन सकता है, एक भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं बन सकता है जिसके सभी प्रीमिसेस ट्रू हों और कंक्लूजन फॉल्स हो। तो इस तरह से जो वैलिडिटी है वो एक इम्पॉसिबिलिटी का नाम है। इम्पॉसिबिलिटी किस सेंस में बोला जा रहा है, कि इस सेंस में कि उस वो फॉर्म में अगर ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप एक आर्गुमेंट बना लें जिसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है, तो अगर ये इम्पॉसिबिलिटी उस फॉर्म में है, या यूँ कहें कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे उसमें एक आर्गुमेंट बन जाए कि सारे प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो, तो एक पॉसिबिलिटी का न होना या एक इम्पॉसिबिलिटी का होना, ठीक है। तो इस जो तरह की समझ से हम ये तय करते हैं कि ये कोई आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो अगेन स्पष्ट कर देते हैं कि आर्गुमेंट को वैलिड ऐसे तो कहा जाता है, लेकिन जब भी हम कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उस आर्गुमेंट का फॉर्म वैलिड है। सो वन कैन कंस्ट्रक्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन अ वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म एंड इट्स वैलिडिटी guarantees the truth of the conclusion on the condition that all of its premises are true। इस तरह से हमने समझा कि वैलिड होने पर और ये कंडीशन के साथ वैलिड होने पर कि उस आर्गुमेंट के सभी प्रीमिसेस ट्रू हैं, उस आर्गुमेंट का कंक्लूजन निश्चित रूप से ट्रू होता है, ये गारंटीड हो जाता है। लेकिन ये गारंटी हाइपोथेटिकल है क्योंकि कंडीशन एक लगी हुई है कि सभी प्रीमिसेस ट्रू होने चाहिए। अगेन जो सभी प्रीमिसेस ट्रू होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया कि सभी प्रीमिसेस ट्रू होंगे तभी आर्गुमेंट वैलिड होगा, बल्कि यहाँ पे बस ये कहा गया कि जब या तो सभी प्रीमिसेस ट्रू हों या अगर प्रीमिसेस सभी ट्रू नहीं हैं तो कंक्लूजन को फॉल्स होना होगा, ठीक है। तो ये वैलिड होने पर वैलिड उस कंडीशन में भी आर्गुमेंट इस समझ के हिसाब से हो सकता है कि सभी प्रीमिसेस ट्रू नहीं है और कंक्लूजन भी ट्रू नहीं है। इस कंडीशन में भी हो सकता है क्योंकि जो हमने शर्त रखी थी कि हमने शर्त ये रखी थी कि कंक्लूजन के ट्रू होने की गारंटी होती है तब जबकि आर्गुमेंट वैलिड हो और प्रीमिसेस सारे ट्रू हों। चलिए हम इसी क्रम में इनवैलिड आर्गुमेंट्स को भी समझते हैं। अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज़ कॉल्ड इनवैलिड इफ़ इट्स फॉर्म
has any possibility that we can build an argument in that form which has all true premises but a false conclusion. For instance, if I owned all the gold in my country, then I would be wealthy. But I do not own all the gold in my country, therefore I am not wealthy. We can construct an argument in the very form of the above argument which is evidently invalid. If Bill Gates owned all the gold in my country, then he would be wealthy, but he does not own all the gold in my country, therefore Bill Gates is not wealthy. अब इसमें एविडेंट क्यों हो जा रहा है इनवैलिडिटी? एविडेंट इसलिए हो जा रहा है दूसरे वाले में क्योंकि दूसरे वाले में प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं, कंक्लूजन फॉल्स है। लेकिन पहले वाले जो एग्जांपल है उसमें प्रेमिसेस दोनों ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है, तो वहाँ पर जो इनवैलिडिटी है उसको नोटिस करना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। लेकिन जब हमारा एग्जांपल उसी फॉर्म में एक एग्जांपल हमने ऐसा बनाया, उसी फॉर्म में एक इंस्टेंस ऐसा तैयार किया जो कि जैसे मैंने रिप्लेस आर्बिट्रेरी सिंबल से रिप्लेस करके फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करने की बात की थी, तो यहाँ पे जब हम आर्बिट्रेरी सिंबल से रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये चूँकि प्रोपोजिशनल लॉजिक का एग्जांपल है तो एक पूरे प्रोपोजिशन को आर्बिट्रेरी सिंबल से रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए इसको रिप्लेस करेंगे तो फॉर्म क्या निकल के आएगा, इफ़ ए देन बी बट नॉट पी देयरफॉर, इफ़ ए देन बी नॉट ए देयरफॉर नॉट बी। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो सामने निकल के आएगा और ये दोनों ही जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किए और जो जिसके बेसिस जिसके फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया, दोनों ही एग्जांपल्स का यही फॉर्म होगा। और इस फॉर्म को जब देखते हैं, उस फॉर्म को देखने में ये हमने देखा कि इस फॉर्म में हमारे पास हमने एक आर्गुमेंट ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसका जो इनवैलिडिटी है, यानी कि उसके सारे प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स है। ये बात हमको एविडेंट हो जा रही है, स्पष्ट रूप से दिख जा रही है। तो इफ़ बिल गेट्स ओन्ड ऑल द गोल्ड इन माई कंट्री देन ही वुड बी वेल्दी, बट ही डज नॉट ओन ऑल द गोल्ड इन माई कंट्री, देयरफॉर बिल गेट्स इज़ नॉट वेल्दी। यहाँ पर दोनों प्रीमिसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन फॉल्स है। और इस तरह हम देख पा रहे हैं कि अगर हमको ये दिख जाए किसी भी फॉर्म में कि वहाँ पर इस तरह का एक आर्गुमेंट बनाना पॉसिबल है कि सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स हैं, तो हम उस फॉर्म को ही कहते हैं कि ये इनवैलिड फॉर्म है, भले ही उस फॉर्म में एक ऐसा भी आर्गुमेंट बन जाए जिसके सारे प्रीमिसेस ट्रू और कंक्लूजन भी ट्रू हो। तो इस तरह से जो इनवैलिडिटी है वो फॉर्म में आई थोड़ी सी भी कमी को हम इनवैलिडिटी कहते हैं। फॉर्म में जो बहुत स्ट्रिक्ट जो इम्पॉसिबिलिटी बताई गई थी, अब वो इम्पॉसिबिलिटी नहीं रह गई, एक पॉसिबिलिटी आ गई कि हम कम से कम एक आर्गुमेंट इसमें बना सकते हैं कि जिसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है। तो इस तरह से हम इनवैलिडिटी को समझे हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को जब इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए दो शब्दों का और प्रयोग करते हैं। कुछ डिडक्टिव आर्गुमेंट्स साउंड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं, कुछ अनसाउंड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं। तो साउंड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं? अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज कॉल्ड साउंड इफ़ इट इज़ वैलिड एज वेल एज इट हैज़ ऑल द प्रीमिसेस ट्रू। जब हम वैलिड आर्गुमेंट की बात किए थे वहाँ पे सभी प्रीमिसेस या सभी प्रीमिसेस के ट्रू होने या की जो बात थी, जो शर्त थी वो नहीं थी। सभी प्रीमिसेस ट्रू होने की शर्त इस बात के लिए थी कि कंक्लूजन भी ट्रू हो। लेकिन जो साउंड आर्गुमेंट होता है उसके लिए शर्त होती है कि आर्गुमेंट वैलिड हो प्लस सभी प्रीमिसेस भी ट्रू हों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल बीइंग्स, ऑल अफ्रीकन्स आर ह्यूमन बीइंग्स, देयरफॉर ऑल अफ्रीकन्स आर रैशनल बीइंग्स। अब हम देखते हैं अनसाउंड आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं। अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज एन अनसाउंड आर्गुमेंट इफ ईदर सम ऑफ इट्स प्रीमिसेस आर फॉल्स और द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ है कि या तो प्रीमिसेस में से कोई एक कम से कम प्रीमिस या सभी प्रीमिस फॉल्स हो तब भी वो आर्गुमेंट अनसाउंड हो जाएगा, या आर्गुमेंट ही इनवैलिड हो तब भी वो अनसाउंड आर्गुमेंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ऑल स्पाइडर मंकीज आर एलिफेंट्स, नो एलिफेंट्स आर एनिमल्स, देयरफॉर नो स्पाइडर मंकीज आर एनिमल्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ़ बिल गेट्स ओन ऑल द गोल्ड इन माई कंट्री देन ही वुड बी वेल्दी, but he does not own all the gold in my country, therefore Bill Gates is not wealthy. Example A contains false premise, whereas example B is invalid, and so
बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनसाउंड डिडक्टिव आर्गूमेंट्स। इसी तरह से इंडक्टिव आर्गूमेंट्स का भी इवैल्यूएशन होता है। इंडक्टिव आर्गूमेंट्स के इवैल्यूएशन करते समय हम देखते हैं कि इंडक्टिव आर्गूमेंट्स वीक और स्ट्रॉन्ग के पदों में इवैल्यूएट किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट्स किसको कहते हैं? एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग when its premises make its conclusion more likely to be true than likely to be false. Most of the logicians are found to be minimalists. Therefore, we can say that probably all logicians are minimalist. ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके जो प्रेमिसेस हैं इस एग्जाम्पल के प्रेमिसेस इसके कंक्लूजन को मोर लाइकली टू बी ट्रू बना रहे हैं। उसके लिए मोर लाइकली टू बी ट्रू बना रहे हैं का मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ट्रू होने की बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए ये आर्गूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट कहलाएगा। वीक इंडक्टिव आर्गूमेंट किसको कहते हैं? एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज़ कंसिडर्ड वीक व्हेन इट्स प्रेमिसेस मेक इट्स कंक्लूजन लेस लाइकली टू बी ट्रू दैन लाइकली टू बी फॉल्स। अगर किसी इंडक्टिव आर्गूमेंट के प्रेमिसेस कुछ इस प्रकार के हैं कि वहाँ पर जो कंक्लूज़न आया है वो कंक्लूज़न को के फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ना कि ट्रू होने की। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो लाइकलीनेस ऑफ ट्रूथ लेसर है जबकि लाइकलीनेस ऑफ फॉल्सहुड ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में हम उस इंडक्टिव आर्गूमेंट को वीक इंडक्टिव आर्गूमेंट कहते हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि कैसे आर्गूमेंट्स को जनरली इवैल्यूएट करते हैं और फिर टाइप स्पेसिफिक जो इवैल्यूएशन के टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं और कब कौन सा टर्म असाइन किसी आर्गूमेंट को करते हैं। इस बात को हमने इस लेक्चर में समझा। इस लेक्चर को यहीं पर पूरा करते हैं। थैंक यू।